Very good morning, everyone. I am starting with the share screen. So let me start. The subject which I will be explaining you today is financial accounting and auditing, management accounting. So let us first start with the topics in the subject, that is the syllabus. So there are altogether 5 topics in the syllabus, in the subject. First one, introduction to management accounting. So this introduction to management accounting is a theory chapter which has a weightage, मतलब this will be asked in question number 5, जो कि फुल्ली थ्योरी होता है ना, शॉर्ट नोट्स या फिर आंसर इन ब्रीफ, जिसमें 2 और ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स होते हैं, सिर्फ वहां पे ये चैप्टर पूछ सकते हैं. और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चैप्टर थियोरी में आएगा, बाकी 4 चैप्टर में से भी थियोरी विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम, but this chapter is fully theory and it will be asked only in question number 5, that is the theory question. Then second chapter what we have is analysis and interpretation of financial statements. Now, what is a financial statement? Financial statement is nothing but your balance sheet and your ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो यहाँ पे ये चैप्टर में हम सबसे पहले सीखेंगे, फिर से we already know to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet, but यहाँ पे we will be again learning it but in a new format. तो यहाँ पे हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट जो लर्न करेंगे वो नए फॉर्मेट में रहेगा. वो फॉर्मेट को हम बोलते हैं वर्टिकल. तो हम अभी तक हमने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल में, दैट इज डेबिट क्रेडिट फॉर्म में हम ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में प्रिपेयर करते थे. ये चैप्टर में वी विल लर्न हाउ टू प्रेजेंट this financial statement in vertical form. So ये जो चैप्टर है ये फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है. मतलब मैं इसमें आपको मतलब क्या समझाएंगे कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करना है वर्टिकल फॉर्म में, एंड हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट या रेवेन्यू स्टेटमेंट. अब रेवेन्यू स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट क्या है? इट इज नथिंग बट कंबाइनिंग योर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दोनों को कंबाइन करके हम उसको बोलते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट. मतलब यहाँ पे 2 फॉर्मेट है, एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट और दूसरा रेवेन्यू या इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट. पर ये रेवेन्यू बैलेंस शीट तो आपने पहले भी सुना है, पर ये रेवेन्यू स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट क्या है? दोनों एक ही का नाम है. आप उसको रेवेन्यू स्टेटमेंट भी बोल सकते हो या इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, बट ये है क्या? दिस इज नथिंग बट योर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दोनों को एक साथ कंबाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट. तो यहाँ पे 2 फॉर्मेट होगा. उसके अलावा वो 2 फॉर्मेट को अलग अलग वेस में हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट. सो दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो द वर्ड मैनेजमेंट यहाँ पे आता है. तो हम लोग यहाँ पे वर्टिकल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को क्यों प्रेजेंट करते हैं, क्यों हम प्रिपेयर करते हैं वर्टिकल फॉर्म में, ताकि हम इसको प्रेजेंट कर सके इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड
द शेयर होल्डर्स एंड द पब्लिक, इन सबको हम इनके सामने ये अकाउंट्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल फॉर्म में। तो यही चैप्टर में हम प्रेजेंटेशन में और डिटेल में क्या कर सकते हैं, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, ट्रेंड स्टेटमेंट। कंपेरेटिव स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, 2 साल का बैलेंस शीट को कंपेयर करो तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट होता है। ट्रेंड मतलब क्या, हमें देखना है इन द years what changes we can see in the balance sheet, so हम ट्रेंड स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। सो ये जो चैप्टर है सेकेंड वाला, ये बहुत लेंदी चैप्टर है, इसमें बहुत सारे टाइप्स है। So this is the second chapter which we have in our syllabus. Then we have ratio analysis and interpretation, third chapter. Now what do you mean by ratio analysis? Ratio means making comparison. Ratio analysis में हम क्या करते हैं, हम compare करते हैं two or more than two things, items of a balance sheet and of the revenue statement. हम क्या, ये भी हम मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट है ना, जो कंपनी का मैनेजमेंट है, वो देखना चाहते हैं कि कंपनी का सक्सेस रेशो क्या है, सक्सेस कितना हुआ है। सक्सेस कैसे पता चलेगा, प्रॉफिट्स कितना ज्यादा कमा रहे इन द इयर्स, कंपनी का प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ है। अगर हम अमाउंट में बताएंगे ना, लास्ट ईयर इतना करोड़ था, अभी इतना, उससे पहले साल इतना था, 10 साल का प्रॉफिट इतना था, तो ये प्रॉफिट्स का अमाउंट वाइल प्रेजेंटेशन हमें याद रखना इजी नहीं होता। बट आपको पता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ। आप में से कितने लोगों को याद है कि आपको 10th में कितने मार्क्स मिले थे, 10th में कितने मार्क्स मिले थे, अब 10th छोड़ दो, 12th में कितने मार्क्स मिले थे, सबको याद नहीं रहेगा। देयर विल बी सम पीपल हु विल बी गुड इन नंबर्स, तो उनको याद होगा, लेकिन एवरीवन कैन नॉट रिमेम्बर नंबर्स। दैट इज यहाँ पे कितना टोटल मार्क्स आपको कितना मिला था 10th में, कितना मिला था 12th में, ये मार्क्स याद रखना इतना इजी नहीं है, लेकिन परसेंटेज सबको याद होते हैं। है कोई हमारे क्लास में जो अभी है जिसको याद नहीं हो कि उसको कितना परसेंटेज आया था 10th में? परसेंटेज हमें याद रहता है, लेकिन टोटल मार्क्स याद नहीं रहता। सो इन इवन द मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हम परसेंटेज मतलब ये रेशो मतलब क्या, हम ये सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करते कि कितना परसेंट प्रॉफिट लास्ट ईयर, कितना परसेंट प्रॉफिट था उसके लास्ट ईयर, कितना परसेंट प्रॉफिट था, ये थोड़ा इजी हो जाता है। तो रेशियो एनालिसिस में, रेशियो एनालिसिस अगेन इज अ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। तो मैंने क्या बोला, जो सेकेंड चैप्टर है वो फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, इसमें क्या है, फॉर्मेट्स है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, रेवेन्यू स्टेटमेंट का फॉर्मेट। जो थर्ड चैप्टर है ये फॉर्मूला वाला चैप्टर है, मतलब इसमें क्या है, फॉर्मूलास है। और एक चीज आपको बता दूं कि ये जो सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर है ना, मतलब इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और हाँ, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस, ये दोनों जो चैप्टर है, ये दोनों है ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो हम क्या कर, ये दोनों, अब पहला चैप्टर कर लोगे एनालिसिस, ये अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर कर लोगे, तो उसमें ही हम रेशियोज फाइंड करते। तो जो रेशोस है वो भी कितने टाइप का, 3 टाइप का जो रेशोस है, 3 टाइप का। एक जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट रेशो, दूसरा जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशोस, और तीसरा जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड रेशोस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस शीट रेशो? बैलेंस शीट रेशो मतलब हम कंपैरिजन बैलेंस शीट के साथ करते हैं तो वो बैलेंस शीट रेशो हो जाता है। जब हम कंपैरिजन प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा रेवेन्यू रेशो। और जब बैलेंस शीट एंड
रेवेन्यू स्टेटमेंट, दोनों के बीच में, दोनों में एक आइटम हमने बैलेंस शीट का लिया, एक आइटम हमने किसका लिया, रेवेन्यू स्टेटमेंट का लिया। तो इन दोनों के बीच में जब हम कंपैरिजन करते तो उसको हम बोलते कंबाइंड रेशियोज। तो इसमें ये चैप्टर में आपको फॉर्मूलाज सीखने को मिलेगा और फॉर्मूलाज याद करना पड़ेगा टू सॉल्व दिस चैप्टर। सो यहाँ पे है ना, दिस सेकेंड चैप्टर में बहुत सारे चीजें हैं सीखने के लिए, अ वेरी लेंथी चैप्टर, बट व्हेन आई नॉर्मली व्हाट आई डू, व्हेन आई डू दिस कंप्लीट दिस, यहाँ पे एक बैलेंस शीट कंप्लीट कर लेती हूँ तो मैं उसके बाद रेशो भी साथ स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि हम बैलेंस शीट सीख रहे हैं, बैलेंस शीट सीख के हो गया तो उसके साथ साथ हम रेशोज के जो 5-6 फॉर्मूलाज है बैलेंस शीट रेशोज के, वो भी समझ ले एक साथ। तो ये दोनों एक साथ भी हम कर सकते हैं। तो वो अब लेट अस सी व्हाइल वो चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तब देखते हैं कैसे क्या करना है। इसके बाद वी हैव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मींस कंपनी के वर्किंग के लिए, डे टू डे रनिंग के लिए जो कैपिटल चाहिए उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे अरेंज करना है, वो कैसे कैलकुलेट करना है, उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये हम लोग के मतलब ये जो चैप्टर है ना, ये भी रिलेटेड है हमारे पहले चैप्टर के साथ। मतलब जो पहला चैप्टर है आप समझ लो कितना इम्पोर्टेंट है। आप जब ये पहला चैप्टर सीख लेंगे ना तो उसके बाद ये चैप्टर, पहले चैप्टर में इसके बारे में भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है, बट दिस इज अ सेपरेट चैप्टर, लिटिल बिट हैज इट्स बेस इन द first chapter. So we can understand that first chapter is very important and a very lengthy one also. Next one, the last chapter what is there in your syllabus is capital budgeting. ये कैपिटल बजटिंग क्या है वो आज हम लोग देखेंगे। तो ये मैं ना लास्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाली हूँ आपको। दिस इज अगेन अ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। द फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है जो मैं आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो इसके बारे में अभी मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी क्योंकि यही मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, तो अभी बता के मतलब नहीं है। आई विल एक्सप्लेन यू लेटर इन दिस प्रेजेंटेशन। ये चैप्टर आई विल एक्सप्लेन इन द लेटर पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। नाउ लेट अस मूव अहेड एंड सी पेपर पैटर्न एज प्रिस्क्राइब्ड बाय मुंबई यूनिवर्सिटी। सो ये पेपर पैटर्न क्या है ये हमने लास्ट AFM में भी डिस्कस किया है। इसका पेपर पैटर्न भी सेम है, सेम लाइक AFM। जो आपको सेमेस्टर 1 में थोड़ा पैटर्न डिफरेंट था, सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 में जो पैटर्न है सेम ये भी सेमेस्टर 3 का ही सब्जेक्ट है एंड अकाउंट्स का ही पेपर है, तो सेम पेपर पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 1 is the objective question for 20 marks. अब ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरे 5 चैप्टर में से किधर से भी पूछ सकते हैं। अब इसमें क्या, इसमें 2 पार्ट्स है, ए एंड पहला सब यूनिट ए एंड सब यूनिट बी। ए में 12 क्वेश्चंस पूछेंगे जिसमें से कोई 10 अटेम्प्ट करना है, बी में भी 12 क्वेश्चंस पूछेंगे जिसमें से कोई 10 अटेम्प्ट करना है। अब ये 12 क्वेश्चंस किसके हो सकते हैं? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है, ये ट्रू और फॉल्स हो सकता है, ये मैच द कॉलम्स हो सकता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है। तो इट मे बी एनी ऑफ दीज विच मे बी आस्क्ड इन सब क्वेश्चन ए एंड सब क्वेश्चन बी। आपको 12 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको कोई 10 अटेम्प्ट करना है, लेकिन आप पूरा 12 अटेम्प्ट करोगे तो भी उसमें से जो 10 करेक्ट होगा आपको उसका मार्क्स मिलेगा। तो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि पहला 10 ही चेक होगा, सारे 12 क्वेश्चंस चेक होंगे, उसमें से मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, उससे ज्यादा मार्क्स नहीं मिल सकता। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक इट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो ये कौन सा हमारा जो सेकेंड से लेके लास्ट चैप्टर है कैपिटल बजटिंग तक, उसमें से कोई भी
चैप्टर में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज नॉट अ प्रैक्टिकल चैप्टर, सो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ये नहीं आ सकता. सो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चंस आएंगे वो चैप्टर नंबर 2 से लास्ट चैप्टर तक रहेगा, चैप्टर नंबर 5 तक, 2 से 5 जो वो चैप्टर में से पूछे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2 से 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, मतलब 60 मार्क्स. कैसे पता चला? क्वेश्चन नंबर 2 20 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 3 20 मार्क्स का है एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी 20 मार्क्स का है. तो तीनों को ऐड किया तो 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेगा और 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, बराबर, दोनों को मिला के 80. और लास्ट 20 मार्क्स विल बी फॉर थ्योरी, उसको मिला के 100. और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्या होने वाला है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में ए, क्वेश्चन नंबर 2A एंड क्वेश्चन नंबर 2B रहेगा, जिसमें से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है 20 मार्क्स के लिए. हर एक क्वेश्चन में चॉइस है, मतलब आप पहला वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो या चॉइस में जो दूसरा क्वेश्चन दिया है आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो. सो एवरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसा और ऑप्शन, तो मतलब आप या तो ये सॉल्व करो 20 मार्क्स के लिए या तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो. अभी वो 20 मार्क्स डिवाइड करके भी पूछ सकते हैं 10-10 के बीच में, पर वो डिपेंड करता है अपॉन द टॉपिक एंड द टीचर. Next one, last what is there is theory question, question number 5. इसमें 2 सब क्वेश्चन A और B 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है और उसके अलावा शॉर्ट नोट्स हो सकता है ऑप्शन में, जिसमें 6 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको कोई 4 अटेम्प्ट करना है 20 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स ईच. तो आपके ऊपर है, आप या तो आप थ्योरी क्वेश्चंस पूरा अटेम्प्ट करो 2 क्वेश्चंस, या तो आप शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट करो 4 क्वेश्चंस. अब कुछ लोग क्या करते, क्वेश्चन नंबर 5 का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते और क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट नोट जो है उसका 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते और एक्सपेक्ट करते कि उनको पूरा 20 मार्क्स मिलेगा. दैट इज नॉट पॉसिबल. या तो आप पूरा क्वेश्चन नंबर 5A-B वाला जो है लेंथी थ्योरी क्वेश्चन 10-10 मार्क्स वाला वो पूरा अटेम्प्ट करो, या तो आप शॉर्ट नोट्स में 4 क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करो. आप अगर ऐसे करोगे, पहला एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का अटेम्प्ट किया और 2 शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट किया, तो आपको 10-10 मार्क में से जो मैक्सिमम, अगर ये क्वेश्चन में आपको हाईएस्ट मिला है 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो वो मार्क्स आपको फाइनल कैरी फॉरवर्ड होगा. या तो जो क्वेश्चन नंबर शॉर्ट नोट्स में आपको मैक्सिमम मिला रहेगा तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा. दोनों को ऐड करके आपको 20 मार्क्स नहीं मिलेगा. या तो आप क्वेश्चन नंबर 5 में ही पूरा अटेम्प्ट करो 10-10 मार्क्स का, दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, या तो सेम शॉर्ट नोट्स में चारों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, दोनों में से कोई एक. और एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि इवन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी आप क्या करते हो, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चंस हैं, आप क्या करते हो, आधा आधा अटेम्प्ट करते हो. ऐसा मत करो, कोई एक क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करो, या फिर आपके पास टाइम है तो आप दोनों क्वेश्चंस पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो. पर ऐसा मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगी, ये मैं बोल रही हूँ अगर टाइम है तो ही आप ऑप्शन वाले क्वेश्चंस सॉल्व करने जाओ, क्योंकि पहले से अकाउंट्स इज वेरी लेंदी. आपको 3 आवर्स तो मिल रहा है, पर वो 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट करने के लिए भी प्लानिंग चाहिए. वो हम आफ्टर द सिलेबस कंप्लीशन प्लानिंग डिस्कस करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे सिस्टमैटिकली आपको एक एक चैप्टर को टाइमिंग देना है. दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, नॉट नाउ. नाउ let me come to the next slide. It is मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा नया है. इससे पहले कभी आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये आपने कभी सुना नहीं है. सो ये जो चैप्टर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, द नेम इटसेल्फ हैज अ मैनेजमेंट वर्ड इन इट. मतलब ये जो अकाउंटिंग है ये
टॉप ऑर्डर का अकाउंटिंग है। मतलब ये जो हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं ये टॉप ऑर्डर के लोगों के लिए प्रिपेयर करते हैं। मतलब ये अकाउंटिंग किसके लिए होता है? ये अकाउंटिंग प्लानिंग के लिए होता है। ये अकाउंटिंग इज प्रिपेयर फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सो इट इज नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नॉर्मल अकाउंटिंग जो हम 11th स्टैंडर्ड से कर रहे थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें तो कैसे रहता था कि there is a person accountant who will be preparing the accounts and then the chartered accountant may be just audit the accounts. यहाँ पे जो management accounting है, it is prepared by the management accountant. We require a separate person to handle this, and this management accounting is prepared for the management. So इसके कुछ definitions है जो हम लोग थोड़ा discuss करेंगे. The what is the first definition? Institute of Chartered Accountants of England ने इसे define किया है, any form of accounting which enables a business to be conducted more efficiently can be regarded as management accounting. मतलब यहाँ पे क्या होता है, हम business को और efficiently perform कर सकते हैं, because हम क्या कर रहे हैं, we are, ये डेबिट क्रेडिट है ना, सबको समझ में नहीं आता। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम डेबिट क्रेडिट नहीं, हम क्या समझते हैं, जो भी इनकम होगा वो ऐड करेंगे और जो भी एक्सपेंस होगा वो माइनस करेंगे। इट इज वेरी सिंपल एंड इट इज प्रेजेंटेड इन अ ब्यूटीफुल मैनर सो दैट एनीवन कैन अंडरस्टैंड। मैनेजमेंट में ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, दे मे बी फ्रॉम साइंस, दे मे बी फ्रॉम आर्ट्स, so they may be little less educated, so कोई भी तरीके के लोग हो सकते हैं। तो इसको इतना सिंपल फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं ताकि anyone can understand by looking into it. So this management accounting is can be any accounting, any form of accounting, but the main purpose is what, कि इससे business conduct करने में efficiency आए, हम बिजनेस अच्छे से परफॉर्म कर पाए। इसके बाद सॉरी इसके बाद टीजी रोज says that management accounting is the adaptation and analysis of accounting information and its diagnosis and explanation in a way as to assist management. जैसे मैंने बोला, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हम अकाउंट्स को इस तरह से अडेप्ट करते हैं, इतना सिंपल फॉर्म में उसको प्रेजेंट करते हैं, अडेप्ट करते हैं, फिर आगे जाके उसको एनालाइज भी करते हैं। हम वो अकाउंट्स को कैसे एनालाइज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रेशियोज, with the help of comparative statement। हम क्या करते हैं, हम वो अकाउंट्स को और सिंपल वे में उसको एनालाइज करते हैं रेशियो से कि परफॉर्मेंस कैसा है, अप टू द मार्क है कि नहीं। एंड इस तरह से क्या हो जाता है, हम मैनेजमेंट को हेल्प कर पाते हैं ताकि वो लोग को हम एक्सप्लेन करके उनको जो भी अकाउंट्स देख के ही उनको समझ में आ जाए कि ये क्या है करके। तो ऑल दिस वी आर डूइंग फॉर व्हाट, टू हेल्प द मैनेजमेंट। सो इसके बाद रॉबर्ट एंड एंथनी सेज दैट management accounting is concerned with accounting information which is useful to management. So last में, to summarize, Robert and Anthony says that management accounting accounting information वो accounting information से है जो कि management के लिए useful है। So this is what, this is management accounting. इसके बाद we come to our chapter of today, that is capital budgeting. Now what is capital budgeting? यहाँ पे there are two words, to make it simple हम क्या करते हैं, ये दोनों वर्ड्स को समझते हैं। देखो यहाँ पे there are two words,
कैपिटल एंड बजटिंग. कैपिटल, तुमने ये वर्ड्स 11th स्टैंडर्ड में सबसे पहले आपने ये वर्ड कैपिटल सुना है. व्हाट इज दिस कैपिटल? दिस कैपिटल इज द मनी विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस. करेक्ट. तो जब हमने 11th स्टैंडर्ड में कैपिटल दिया था, तो वो कैपिटल वर्ड हमने सुना था, जो प्रोप्राइटर, ओनर ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस को पैसा लेके आता है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं. बराबर है ये चीज. कैपिटल मीन्स द मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स. तो हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा वो ओनर एक सोल ट्रेडर है, मीन्स इज अ सिंगल ओनर. फिर हमने इसके बाद हमने 12th में पार्टनरशिप अकाउंट्स किया, तो हमें पता चला कि ओनर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो एक से ज्यादा ओनर है तो हम उनको पार्टनर्स बोलते हैं. फिर हमने आगे जाके अभी हम लोग सीख रहे, जैसे व्हाट इज देयर इन योर SY ओनली पार्टनरशिप. उससे भी ज्यादा होता है सिर्फ पार्टनरशिप. आपने अपने 12th स्टैंडर्ड में कंपनी के बारे में भी सुना होगा. दैट एंड कंपनी में जो ओनर्स होते हैं वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स. कंपनी में जो ओनर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स. और यहाँ पे हम जब बात करते हैं मैनेजमेंट की, तब हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं. यहाँ पे सिंगल ओनर भी नहीं है और पार्टनर्स भी नहीं है. यहाँ पे ये जो अकाउंट है ये पहले TY में होता था. ये अकाउंट को कुछ सालों पहले SY में लेके आए, जब क्योंकि ये अकाउंट जो है ये कंपनी से रिलेटेड अकाउंट्स है. तो कंपनी, ये तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ये नॉर्मली ये चैप्टर के अनुसार जब हम बात करते हैं तो इट इज रिलेटेड टू द कंपनी. तो कैपिटल जो अब कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है. अगर सिंगल ओनर इसको लेके आ रहे तो ये सोल ट्रेडर का, प्रोप्राइटर का कैपिटल, प्रोप्राइटर इज द सोल ट्रेडर. जब पार्टनर्स लेके आएंगे तो ये पार्टनर्स का कैपिटल हो जाएगा. पर अगर कंपनी ये कैपिटल को लेके आ रहा है तो ये कंपनी का कैपिटल हो जाते हैं. और कंपनी का कैपिटल कौन लेके आता है? कंपनी का कैपिटल लेके आते हैं शेयर होल्डर्स. तो ये कैपिटल हमें समझा कोई भी लेके आने दो, सिंगल ओनर लाने दो, पार्टनर्स लाने दो, या कंपनी में शेयर होल्डर्स लेके आने दो. कैपिटल का मीनिंग तो वही रहता है, बिजनेस में जो पैसा आता है जिससे हम आगे क्या करते हैं, बिजनेस को रन कर सकते हैं. उसके लिए जो पैसा, जो फ्यूल चाहिए हमें, दैट इज द कैपिटल टू रन द बिजनेस. दिस इज अ फ्यूल रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस, इज व्हाट इट इज, कैपिटल. सो अब हम ये कैपिटल का बजटिंग कर रहे हैं. बजटिंग मीन्स व्हाट? बजटिंग मीन्स टू प्लान. हैव यू ऑल हर्ड अबाउट बजट? बजट मतलब क्या? हम प्रेजेंट में फ्यूचर के एक्सपेंसेस प्रिडिक्ट करके हम लोग प्लानिंग करते हैं कि क्या करना है. ये मतलब सपोज फॉर एग्जांपल, दिस इज अ मंथली बजट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस. तो ये बजट कौन प्रिपेयर करता है? ये बजट प्रिपेयर करती है हमारी मम्मी या द एल्डर मोस्ट फीमेल ऑफ द हाउस. तो ये हमारी मम्मी क्या करती है, लिख के रखती है कि पहले, मतलब सैलरी घर में जितने लोग कमाते हैं वो लोग सैलरी दे दे से पहले ही उनको पता है हर महीने कितना पैसा आने वाला है. कैपिटल कितना आने वाला है उनको पता है. हर महीने कितना पैसा आने वाला है उनको पता है. और वो पैसे के हिसाब से मम्मी क्या करती है कि घर में क्या क्या हम एक्सपेंसेस लगेगा उसके लिए पैसे साइड में रखना स्टार्ट करती है. कि ये ग्रोसरीज के लिए, ये बाकी एक्सपेंसेस के लिए, रोजाना एक्सपेंस, ये एक्सपेंस, वो एक्सपेंस करके इधर लिख लेती. कभी कभी इमरजेंसी के लिए भी कुछ पैसा साइड में रखते हैं, पर वो इमरजेंसी कभी बोल के नहीं आता, बिकॉज इट इज इमरजेंसी, इट मे कम एनी टाइम सडनली. सो हर एक, तो दैट इज जो हम लिख के रखते हैं कि इतना इतना पैसा ये चीज के लिए जरूरत होगा, दैट इज बजटिंग. सो यहाँ पे वी हैव टू वर्ड्स, दैट इज कैपिटल, बजटिंग. कैपिटल क्या है हमने समझ लिया, बजट क्या है हमने समझ लिया. अब ये दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं चैप्टर में, कैपिटल बजटिंग. सो कैपिटल बजटिंग हमें क्यों चाहिए? कैपिटल बजटिंग हमें चाहिए, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? इट इज रिक्वायर्ड टू टेक अ फाइनेंशियल
actually it is required to take a investing decision. ये किस लिए जरूरी होता है? It is required to take a investing decision. तो क्या होता है, पैसे तो हमें आ जाते हैं, कहाँ से आते हैं? शेयर होल्डर से हमें पैसे मिल जाते हैं, शेयर होल्डर से क्या हमें पैसे मिल जाते हैं। अब ये पैसा हमारा नहीं है, ये पैसा किसका है? देखो, कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज टेकन बाय द मैनेजमेंट और द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी विद द परमिशन ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब ये कौन रहेगा? जो मैनेजर्स होते हैं, ये सब लोग फैसला लेंगे, लेकिन ये लोग अप्रूवल नहीं कर सकते, अप्रूवल तो मैनेजमेंट से आना चाहिए। पर ये पैसा किसका है? ये कैपिटल किसका है? ये कैपिटल है शेयर होल्डर्स का। और इसके बारे में हम डिसीजन ले रहे हैं। कौन सा डिसीजन ले रहे हैं? इन्वेस्टिंग डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजन मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिंग डिसीजन का मीनिंग होता है कि बिजनेस में हमारे पास पैसे तो शेयर होल्डर से आ जाता है, लेकिन वो पैसे को हमें किधर इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब हमें कौन सा फिक्स एसेट खरीदना चाहिए ये पैसे से, या हमें कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए, ये पूरा डिसीजन कंपनी के एम्प्लॉइज को लेना पड़ता है। तो ये कंपनी के एम्प्लॉय जो, मतलब कंपनी के जो हाई ऑर्डर के मैनेजर्स है, इनको ये डिसीजन लेना है। तो ये डिसीजन लेने के लिए, इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने के लिए कि कौन सा असेट खरीदे, किधर इन्वेस्ट करे, ये डिसीजन लेने के लिए क्या हेल्पफुल है? कैपिटल बजटिंग टेक्निक इज हेल्पफुल टू टेक अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सो ये रिक्वायर्ड किस लिए होता है? इन्वेस्ट करने के लिए। दिस इज रिक्वायर्ड टू मेक अ इन्वेस्टिंग डिसीजन। सो दिस इज अवर सेकेंड स्लाइड। नाउ कैपिटल बजटिंग तो हमने समझ लिया, अब थोड़ा उसका डेफिनेशन मीनिंग देख लेते हैं। तो जॉन जे हैम्पटन सेज capital budgeting describes the firm's formal planning process for the acquisition and investment of capital। जैसे मैंने बोला, ये कैपिटल बजटिंग क्या है? ये डिस्क्राइब करता है फर्म का प्लानिंग। सबसे ज्यादा देखो, हमारे पास पैसे तो है, लेकिन उसको कैसे बजटिंग का मीनिंग क्या होता है? प्लानिंग। आई टोल्ड यू कैपिटल बजटिंग का मीनिंग है प्लानिंग, प्रिडिक्टिंग द एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे तो फर्म का जो प्लानिंग है इन द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन मींस व्हाट? परचेस ऑफ फिक्स एसेट, एंड कैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये डिसीजन लेने के लिए हमें कौन सा टेक्निक हेल्प करता है? कैपिटल बजटिंग टेक्निक हमें यहाँ पे हेल्प करता है। इसके बाद there is Charles T. Holmgren who says that capital budgeting is a long term planning। again planning है, और ये छोटा planning नहीं है, it is a लंबा planning, long term planning for making and financing proposed capital outlays। मतलब क्या? जितने भी हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, एक्सपेंडिचर होगा। कैपिटल आउटले मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर, आउटफ्लो ऑफ कैश। जितना भी कैपिटल बाहर जाना है, जैसे कोई असेट खरीदना है या कुछ खरीदना है फ्यूचर में, उसका पैसा हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का यूज होता है। तो कैपिटल बजटिंग इज यूज्ड टू मेक अ गुड इन्वेस्टिंग डिसीजन कि कहाँ हमारा पैसा, ये पैसा हमारा भी नहीं है, ये किसी और का है, उसको हम सोच रहे इन्वेस्ट करना। जब हमारा खुद का पैसा हम खर्च करते हैं तो हम कितने बार सोचते हैं, और ये किसी और का पैसा है तो हमें डबल ज्यादा सोचना चाहिए ना। when it is our money, that time also we think so much, but when it is someone else's money, that time we should think twice more we think for us। हम हमारे लिए कि जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमें किसी और के पैसे को यूज करते वक्त सोचना चाहिए। so that is capital budgeting definition and meaning। इसके बाद let us know some more things on capital budgeting।
So capital budgeting, as I told you, is an investing decision. ये क्या है कैपिटल बजटिंग? कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टिंग डिसीजन है, और the decision is related to the फ्यूचर पीरियड, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन्वेस्टिंग डिसीजन है, और हम इन्वेस्टिंग हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच के करते हैं. ये डिसीजन हम आज लेते हैं, पर इसका इम्प्लीकेशन, ये डिसीजन हम आज लेते हैं बट इसका इम्प्लीकेशन फ्यूचर के ऊपर होते हैं. और इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. मिस्टर ए wants to buy a car. मिस्टर ए wants to buy a car. तो मिस्टर ये कोई भी हो सकता है. तुम लोग खुद को मिस्टर ए के जगह में रखो और सोचो कि तुम लोग को क्या खरीदना है. कार खरीदना है. Yes, I will send the link. Wait for some time, few minutes. Mr. A, you keep yourself in place of Mr. A and you want to buy a car. ऐसे सोचो तुम लोग मिस्टर ए हो, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है. एक मारुति का जो कि अपना कार सेल कर रहा है 5 लाख में, और एक Hyundai है जो अपना कार सेल कर रहा है 5,50,000 में. नाउ टेल मी which company's car will you purchase? Maruti is selling the car for 5 lakh and Hyundai is selling the car for 5,50,000. Which company's car will you purchase? So यहाँ पे ठीक है, आप लोगों ने सोच लिया कि आप लोग बोल रहे हो कि मारुति. मैंने आंसर देखा, आप लोग बोल रहे हो कि मारुति का कार खरीदते हैं क्योंकि इट इज गिविंग फॉर लेसर प्राइस. बट टेल मी, क्या प्राइस ही सिर्फ एक इंडिकेटर हो सकता है? क्या हम सिर्फ प्राइस के बेसिस में कोई कार खरीद सकते हैं? हमें दूसरा भी तो फीचर्स होना चाहिए, दूसरा भी तो बेसिस होना चाहिए कि हम लोग, और यू गो फॉर अदर फीचर्स ऑल्सो सच एज ब्रांड नेम ऑफ द कार, की कार का ब्रांड कौन सा है. मारुति, ह्युंडई, आपको कौन सा ब्रांड पसंद है? आप ब्रांड लॉयल हो कि नहीं. या तो कार का दूसरा फीचर, वेदर इट इज अ मैनुअल कार और इट इज अ ऑटोमेटिक कार, वेदर इट इज अ पेट्रोल वन, वेदर इट इज अ डीजल वन, how much mileage does the car give, लुक ऑफ द कार, एसेसरीज कितना आपको मिल रहा है कार के साथ में, और this lastly discounts also plays a very important role when we are purchasing anything. डिस्काउंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि सिर्फ हम प्राइस के बेसिस में डिसीजन नहीं ले सकते. डिसीजन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगता है, हमें बाकी फीचर्स के बारे में भी सोचना पड़ता है. इसके बाद व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल wind up with the this part, and आगे का part I will be continuing in the next lecture.